हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिंपल वेज। आज हम लोग पढ़ने वाला है अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट ये इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। यहाँ से आपको छोटा से लेके बड़ा एग्जामिनेशंस लोग में क्वेश्चंस आता है। आप जैसे कि एमटीएस या क्लर्क के एग्जामिनेशंस हो गया, वहां से लेके एसएससी, यूपीएससी, जो यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशंस होता है, वहां में भी आपको अमेंडमेंट्स का क्वेश्चंस मिलेगा। तो इसलिए अमेंडमेंट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सिली सिली सिंपल क्वेश्चंस लोग पूछ देता है। और आज हम लोग ये टॉपिक पे, अमेंडमेंट का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन रहेगा वहां पे हम लोग इसका बारे में पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट आखिर होता क्या है, अमेंडमेंट का प्रोसीड्यूर क्या है, कि कैसे कैसे अमेंडमेंट करता है, अमेंडमेंट क्या अमेंडमेंट करता है। अमेंडमेंट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसको अमेंड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स हो गया, पार्ट हो गया, शेड्यूल होता है, प्रियम्बल होता है, वहां पे वो सबको अमेंड करने का एक प्रोसीड्यूर होता है। वहां में क्या स्टेट असेंबली करता है ना, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा का क्या रोल है अमेंडमेंट पे, स्टेट का कॉन्सेंट चाहिए कि नहीं, प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट चाहिए कि नहीं, वो सब आज हम ये वीडियो पे जानेंगे। और इसके बाद जो अमेंडमेंट होता है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ना, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और जो जो अमेंडमेंट हुआ है आज तक ना, आज तक इंडिपेंडेंस के बाद जितना भी अमेंडमेंट हुआ है उसमें से हम लोग कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट होता है वो एग्जामिनेशंस में आ सकता है, वो सब अमेंडमेंट को हम लोग ये सेशन पे देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट क्या होता है बोलने से, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल है वहां का जो अमेंड करता है, जिसपे करेक्शन लाना है बोल के सोचता है ना, इसलिए वो सब चीज को जब हम लोग आर्टिकल को चेंज करता है, कोई पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट होता है, शेड्यूल होता है, वो चेंज करता है, उसको हम लोग क्या बोलता है, अमेंडमेंट। जो रिकरेक्शन करता है उसको अमेंडमेंट बोलता है। तो इंडिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, और हम लोग जब देखता है ब्रिटेन और जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका साथ जब हम लोग कंपेयर करता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो बीच में होता है, इन मिडल, ओके। क्योंकि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ओके। तो रिटन ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो रिटन नहीं होने की वजह से वो जो काफी फ्लेक्सिबल है, क्या है, काफी फ्लेक्सिबल है। और जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो एक रिजिड टाइप का है, जिसका वजह से यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, ओके। बट ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने में बहुत इजी है, क्योंकि वो रिटन नहीं है, इसलिए काफी फ्लेक्सिबल है। मतलब आप समझ लो कि आज बैठा आज भी अमेंड हो सकता है, ऐसे ही है ब्रिटेन में ना। पार्लियामेंट में वो लोग का हाउस होता है ना, अपर हाउस, वहां में बात कर करके ही फटक से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। अनलाइक यूएसए में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वहां में कांग्रेस पास करना पड़ेगा, कांग्रेस स्पेशल मेजोरिटी से, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के एक्शन चाहिए होगा, ऐसा होके बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसलिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बोल के माना जाता है, ओके। बट अनलाइक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि बीच में है ना, वो फ्लेक्सिबल है ना इतना रिजिड है, उसको अमेंड कर सकता है, ओके, एक प्रोसीड्यूर लेके। तो इंडियन का जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लेआउट करके रखा हुआ है। आर्टिकल 368 Part 20 deals with the power of parliament to amend the constitution and its procedure। तो हम लोग को यहाँ में क्या देखना है बोलने से, आर्टिकल 368 यहाँ पे अमेंडमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और पार्ट कौन सा है बोलने से, पार्ट 20। और एक चीज यहाँ में देखो कि पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, ओके। दैट मीन्स हम लोग बोल सकता है कि जो अमेंडमेंट होता है वो ओनली पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, सिर्फ ये दो हाउस ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकता है, ओके। However, the parliament cannot amend basic structure of constitution. This was ruled by the Supreme Court in the Keshwananda Bharati case 1973। तो 1973 का पहले पार्लियामेंट
का पास पावर था कि बेसिक स्ट्रक्चर या कोई भी चीज को अमेंड करने का कुछ रखता था, ओके, एक पोटेंशियल रखता था। बट जब केशवानंदा भारती केस का जो वर्डिक्ट दिया था 1973 में, उसका बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको आप लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, ओके, उसको आप लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, या बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको आप टच नहीं करना है, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच करके ही आप जो छोटा छोटा चीज होता है ना उसको अमेंड कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ओके। ये चीज याद रखना है। इसके बाद प्रोसीड्यूर कैसा अमेंड करता है, प्रोसीड्यूर जानना जरूरी है। आप जब तक प्रोसीड्यूर पता नहीं होगा तो अमेंडमेंट कैसा करता है वो चीज को पता नहीं होगा, ओके। तो प्रोसीड्यूर क्या है कि ओनली इन पार्लियामेंट एट आइदर हाउस, दैट मीन्स यहाँ में भी बता चुका था पावर ऑफ पार्लियामेंट बोल के। ये प्रोसीड्यूर जो अमेंडमेंट होता है ना वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही होता है, एट आइदर हाउस मतलब कोई भी हाउस जो जैसे कि राज्यसभा हो गया या लोकसभा, कोई भी ये चीज को इंट्रोड्यूस कर सकता है, ओके। एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट। अगर अमेंडमेंट करना है बोलने से, अनलाइक मनी बिल जो होता है ना, मनी बिल जो प्रेसिडेंट का एक प्रायर परमिशन चाहिए होता है मनी बिल को लाने के लिए ना, बट अनलाइक मनी बिल आप अमेंडमेंट करना है बोलने से वो सब चीज में आपको प्रेसिडेंट का एक प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होता है, ओके। इसके बाद स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बोथ हाउस, मतलब आपको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा कोई पर्टिकुलर चीज को अगर अमेंडमेंट करना है बोलने से। कोई जरूरी नहीं है स्पेशल मेजोरिटी बोल के, बट उसको स्पेशल डिपेंड करेगा कि कौन सा बिल है उसके ऊपर में, ओके। फाइनेंशियल बिल होता है, मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, तो उसका कैटेगरी होता है वो बाद में देखेंगे, उसका ऊपर में डिपेंड करेगा कि आपको स्पेशल ना सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, ओके। जब अमेंडमेंट होता है ना, जैसे कि ज्वाइंट सिटिंग कब होता है, ज्वाइंट सिटिंग जो जैसे कि जब मनी बिल होता है, नॉट मनी बिल, एक होता है अमेंडमेंट, है ना, अमेंडमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ना जो हम लोग अमेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, उसके ऊपर में हम लोग ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकता है। और एक होता है जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल के ऊपर में हम लोग ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते, ये प्रोविजन नहीं होते हैं, ओके। इसका अलावा बाकी ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल लोग में हम लोग ज्वाइंट सिटिंग होते हैं। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है बोलने से, जब डेडलॉक हो जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा में बिल पास हो गया लेकिन लोकसभा में बिल पास नहीं हो रहा है, ओके। अगर लोकसभा बिल पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो रहा है, डेडलॉक हो रहा है, बट वो बिल जो काफी इंपॉर्टेंट है एज ए नेशन ना, कि पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से वो बिल जो काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये डेडलॉक बना हुआ है, उस समय में क्या करता है कि प्रेसिडेंट जो ज्वाइंट सिटिंग कॉल करेगा, ओके। प्रेसिडेंट बुलाएगा दोनों को एक जगह में ज्वाइंट सिटिंग में, वहां में प्रिसाइड करेगा जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, जो स्पीकर साहब होता है वो उसको ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करेगा। और ये चीज कौन बुलाता है बोलने से, प्रेसिडेंट बुलाता है, ओके, प्रेसिडेंट बुलाता है। और वो सब क्या क्या में बोल ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है बोलने से, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये सब चीज में ज्वाइंट सिटिंग होता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ना वहां में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, और मनी बिल में भी नहीं होता है, ओके। इन केस ऑफ अमेंडिंग फेडरल प्रोविजन स्टेट रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग का क्या है, एक क्वासी फेडरल है, तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ना कंप्लीट फेडरल है ना कंप्लीट यूनियन है कि नहीं, तो एक क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया जो, तो उसमें अगर फेडरल प्रोविजन जो फेडरल स्ट्रक्चर दिया है अगर उसको अमेंड करने के लिए कर रहा है बोलने से, दैट मीन्स स्टेट का रेक्टिफिकेशन जरूरी है, ओके। जो जो स्टेट में इफेक्ट पड़ रहा है वो सब स्टेट का या कंप्लीट स्टेट का एक रेक्टिफिकेशन जरूरी है। वहां से जो स्टेट असेंबली होता है ना वहां से एक रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है कि हाँ ये चीज को पास करना है बोल के, अदरवाइज आप जो फेडरल प्रोविजन को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट कैन नॉट विथहोल्ड और रिटर्न द बिल, प्रेसिडेंट के पास पावर होता ही नहीं है बोलने से, बस एक्शन देगा, वो जो एक्शन दे देगा उसका, जब बिल पास हो जाते हैं वो विथहोल्ड नहीं कर सकता है या रिटर्न भी नहीं कर सकता रिकमेंडेशन के लिए ना, तो इसलिए
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये प्रोसीड्यूर है कि कैसे कैसे करते हैं नहीं करते हैं। ओके, एक ब्रीफली मैंने समझा दिया। इसके बाद टाइप ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो कई तरह का टाइप होता है, जैसे कि स्पेशली यहाँ में 3 टाइप का होता है। ओके, 1 2 यहाँ में 3। ओके, 3 टाइप का अमेंडमेंट होता है। सबसे फर्स्ट देखो, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंडमेंट भी कर सकता है कोई बिल को ना। इसी की देखो क्या क्या चीज में आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर इंडिया में कोई नया स्टेट निकालना है, जैसे कि लास्ट टाइम तेलंगाना को नया स्टेट बनाया था 2014 ना, तब ना उस समय में भी सिंपल मेजोरिटी से ही हो गया था बोथ द हाउसेस में ना। इसका बाद अल्टरेशन एंड नेमिंग ऑफ स्टेट एंड इट्स एरिया। अगर स्टेट का नाम चेंज करना है या उसका एरिया जो इधर से उधर करना है, तो उस समय में भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एक स्टेट असेंबली होता है ना, स्टेट असेंबली होता है, उसको छोड़ के एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। जैसे कि देखो पहले तो सातू था, जम्मू कश्मीर तो चला गया, अभी है बोलने से यूपी, बिहार, इसका बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ओके, ये 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होता है। ओके, जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटोरी बन गया ना, तो उसको क्रिएट करना और एबोलिश करने के लिए ये क्या बोलता है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। ओके, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट। जो रूल ऑफ प्रोसीड्यूर होता है ना पार्लियामेंट का, उसको भी सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड कर सकता है। सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन, यूनियन टेरिटोरीज, डिलिमिटेशंस, और 5th और 6th शेड्यूल को भी हम लोग सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। 5th शेड्यूल में क्या होता है, जो ट्राइबल एरियाज होता है कि नहीं, शेड्यूल एरिया होता है। इसके बाद 6th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में असम हो गया, त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम और मेघालय ना, है कि नहीं। ये 4 स्टेट के लिए एक शेड्यूल दिया हुआ है जहां में ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म कर सकता है। ओके, 6th शेड्यूल में जितना भी स्टेट है उसका अंदर में, तो ये सब चीज को हम लोग पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं, उसका रिगार्ड में जितना भी लॉ आर्टिकल्स जो भी आते हैं। ओके, इसका बाद नंबर 2 में बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि आपको 2/3 चाहिए होगा। ओके, वहां का क्वारम, क्वारम नहीं है तो जो जितना भी पार्लियामेंट में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना भी पार्लियामेंट में है, अदरवाइज क्वारम है, जितना भी क्वारम है मतलब जो दिन प्रेजेंट है, अटेंडेंस दिया है, उसका 2/3 चाहिए होगा। ओके, स्पेशल मेजोरिटी। इसे कि देखो फंडामेंटल राइट्स, जो हम लोग को फंडामेंटल राइट्स होता है ना, जितना भी फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंड करने के लिए हम लोग को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। डीपीएसपी, ओके, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो सबको अमेंड करने के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और जितना भी पार्ट जितना भी ना यहाँ में नंबर 1 और नंबर 2 में कवर नहीं हुआ है ना, जो भी लॉज एक्ट है, उसको स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड कर सकता है। ओके, इसका बाद नंबर 3 में देखो, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसर्न ऑफ स्टेट्स। ये देखो, आप स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में तो पास कर ही रहा है वो बिल को ना, बट स्टेट का कॉन्सेंट भी चाहिए होता है यार, स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होता है। जैसे कि देखो प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसमें भी स्टेट का रोल होता है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, तो पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो सब चीज को लेके स्टेट का एक कॉन्सेंट चाहिए होता है, स्पेशल मेजोरिटी पास। इसका बाद नेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखो, क्योंकि हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन होता है, स्टेट का ना अपना अपना हाई कोर्ट होता है, तो उसमें अगर उसका जुरिस्डिक्शन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ रहा है या उसके इंटरफेयर कर रहा है, या वो दोनों का जो भी जुरिस्डिक्शन है उसको अगर अमेंड करना है बोलने से स्टेट का कॉन्सेंट चाहिए होगा, जो कॉन्सर्न स्टेट है ना उसका अमेंडमेंट चाहिए होगा या कॉन्सेंट चाहिए होगा। ओके, इसका बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर विथ यूनियन। देखो अगर जो पावर है ना, जो लेजिस्लेचर का पावर था, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है यूनियन का साथ ना, स्टेट असेंबली का जो कोई पर्टिकुलर स्टेट का जो पावर था, या उसका लिस्ट का सब्जेक्ट लिस्ट का अंदर में आ रहा था, उसको यूनियन के साथ शेयर करना है, तो उसका स्टेट का कॉन्सेंट चाहिए होगा। जीएसटी काउंसिल्स,
जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्सेस है कि नहीं, ये इसके लिए भी स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, जो जैसे कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में जितना भी रिप्रेजेंटेटिव होता है इस स्टेट का, तो वो सब चीज को अमेंड करने में भी स्टेट का कंसेंट चाहिए होगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर, अगर पार्लियामेंट को जो उसका पावर ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए उसका पावर को अमेंड करेगा बोलने से स्टेट का कंसेंट चाहिए होगा। अदरवाइज पार्लियामेंट क्या करेगा कि खुद का पावर को बढ़ा देगा, तब पार्लियामेंट खुद का पावर को बढ़ा दिया और धमाधम अमेंड करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। इसमें स्टेट का भी रोल होता है कि पार्लियामेंट को कितना पावर देना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ओके, तो ये सब है टाइप ऑफ अमेंडमेंट, ऐसे ऐसे टाइप होता है। ओके, अभी देखते हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, क्योंकि ये जितना भी लिस्ट मैंने बनाया है ना, उसमें यहाँ से आ जाता है। ओके, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ही लेके आया हूँ और ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में यहाँ से आता है। ओके, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में क्या हुआ था, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस। ओके, स्पेशल प्रोविजन दिया था किसके लिए, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 9 शेड्यूल को भी ऐड किया है। ओके, क्या किया है, 9 शेड्यूल को भी ऐड किया था। 9 शेड्यूल क्या है पता है, 9 शेड्यूल जो एक बोलने से ये जो जितना भी गवर्नमेंट होता है ना, इंडिया गवर्नमेंट को कुछ कुछ एक प्रोविजन दिया है। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ लॉस लोग होगा ना, कुछ लॉस लोग होगा, उसको अगर शेड्यूल 9 में डाल देने से उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, या अमेंड नहीं कर सकते नहीं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते ये लॉस लोग को ना। कुछ कुछ स्पेशल लॉस लोग होता है जो कि कंट्री का, नेशन के इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, या अपना जो सीक्रेट होता है वो सबको बचाने के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न का वजह से कुछ कुछ लॉस लोग को शेड्यूल 9 में डालते हैं, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, कोई भी कोर्ट में, वो शेड्यूल 9 में होता है। इसके बाद सेकंड अमेंडमेंट 1956, यहाँ में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिक, मतलब लिंग्विस्टिक का बेसिस में स्टेट को फिर से रीऑर्गेनाइज किया था। 13 अमेंडमेंट 1963 में नागालैंड को क्रिएट किया है। 14 अमेंडमेंट 1962 में पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटोरी के स्टेटस दिया था फ्रांस से लेके। ओके, इसके बाद 18 अमेंडमेंट 1966 में पंजाब और हरियाणा को और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटोरी दिया था, और उस पंजाब और हरियाणा को स्टेट दिया था पंजाब से बाइफरक्रेट करके। इसके बाद 22 अमेंडमेंट 1973 में मेघालय को सब स्टेट डिक्लेयर किया था असम से हटा के। 72 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को भी कंप्लीट एक फुल स्टेटस दिया है। इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटोरी का स्टेटस दिया था। ओके, ये 27 अमेंडमेंट में। इसके बाद 36 अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम को स्टेट डिक्लेयर किया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। इसके बाद 42 अमेंडमेंट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। एंड इसके बाद न्यू वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया है, जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये 3 चीज को उन्होंने प्रियम्बल में ऐड किया है। ओके, क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 51A। ओके, इसके बाद ये पार्ट में बोलने से भी पार्ट 4A में आता है। ओके, इसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978 में द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम पार्ट 3 एंड एडेड टू 300A। देखो, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स था, ओके, उसका पहले में फंडामेंटल राइट्स था, पार्ट 3 का अंदर में आता था, बट उसको क्या किया है, उसको हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया, ऐसा लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ही डाल दिया। ओके, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद जो आर्म रेबेलियन होता है ना, जो बंदूक उठा के रेबेल करता है, उसको बंदूक या कोई भी हथियार उठा के ना उसको रेबेल करने से उसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा बोल के आर्टिकल 352 में ऐड किया गया है। ओके, इसके बाद 52 अमेंडमेंट 1985 में शेड्यूल 10 को ऐड किया गया है। शेड्यूल 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में जैसे कि
जो एमएलएस है, एमपी से, वो लोग का एक प्रोसीड्यूर होता है, लॉस होता है ना, वो लोग का एक ऑब्लिगेशन होता है, वो लोग का एक लिमिटेशन होता है अपना पार्टी को लेके ना, जो भी अपना पार्टी है, जो पार्टी से उठा है। जैसे कि आप इंडिपेंडेंट में उठ के कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई नॉमिनेट किया है, ओके, नॉमिनेशन हुआ है बोलने से विद इन 6 मंथ्स आपको कोई पार्टी में ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट ही रह जाएगा। इसके बाद आप कोई एक पार्टी है, जैसे कि सोच लो आप बीजेपी का पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है ना, बीजेपी का पार्टी में है आप अपना पार्टी का अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकता है पार्लियामेंट में, या अपना पार्टी को छोड़ के कांग्रेस नहीं जा सकता है। अगर छोड़ के चला गया तो आपको आपका जो मेंबरशिप है, आपका जो एमपी का जो मेंबरशिप है या एमएलए का मेंबरशिप है वो हट जाएगा, अनटिल एंड अनलेस टू थर्ड पार्टी चला गया। ओके, टू थर्ड पार्टी चला गया। जैसे कि देखो ये बीजेपी में है, पूरा फुल है, समझ लो 3/3। अगर टू थर्ड चला गया कांग्रेस तरफ में, उसको एंटी डिफेक्शन लो नहीं कर सकता है। और ये सब जो कौन डिसाइड करता है बोलने से, जो स्पीकर होता है वो लोग ही डिसाइड करते हैं एंटी डिफेक्शन लो। ओके, क्या करना है नहीं करना है। इसके बाद 53rd अमेंडमेंट 1978 में मिजोरम को स्टेट डिक्लेयर किया गया। ओके, वही सेम साल में 55th अमेंडमेंट 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट डिक्लेयर किया गया। 56 अमेंडमेंट में फिर से वही सेम साल में गोवा को भी स्टेट डिक्लेयर किया गया। 61 अमेंडमेंट 1989 में रिड्यूस वोटिंग एज टू 18 फ्रॉम 21 ईयर्स। जो वोटिंग एज था उसका पहले 21 ईयर्स तक ही था, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स किया गया। ओके, कौन सा अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, 61st अमेंडमेंट 1989। इसके बाद 69 अमेंडमेंट 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ओके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कौन है, दिल्ली, उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। ओके, जैसे कि देखो दिल्ली का पास यहाँ में क्या स्पेशल स्टेटस क्या था बोलने से, दिल्ली एक यूटी है, ओके, यूनियन टेरिटरी है, बट उसमें जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग का एक असेंबली होगा, एमएलए का असेंबली होगा, इसका बाद 70 सीट होगा ना, 70 सीट होगा, ऐसा कुछ प्रोविजन दिया है। ओके, इसके बाद वो लोग का पास पावर भी होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को रूल एंड रेगुलेट करने के लिए। ओनली पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जो लैंड होता है ना उसको छोड़ के जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है वो सब चीज में जो दिल्ली का जो गवर्नर सीएम होगा उसका पास पावर होगा। ओके, तो इसलिए ये चीज हाल ही में जो यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पावर को लेके ना, तो इसलिए आर्टिकल 69 अमेंडमेंट 1991 जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ में जो एमएलए एक स्पेशल स्टेटस दिया था, सीएम होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा बोल के, वही एक स्पेशल स्टेटस था दिल्ली का। इसके बाद यहाँ में 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायत राज बिल, ओके, ये पार्ट 9 में आता है और शेड्यूल 11 में आता है। ओके, 73rd अमेंडमेंट 1992। 74th अमेंडमेंट 1992 में नगर पालिका बिल जो पार्ट 9A और शेड्यूल 12 में आता है वो उसको पास किया गया। इसके बाद 86 अमेंडमेंट 2002 में राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एज बिटवीन 6 to 14 जो एक राइट टू एजुकेशन उसको कंपलसरी एजुकेशन देना है बोल के पास किया है आर्टिकल 21A में। ओके, आर्टिकल 21A ये फंडामेंटल राइट्स है। ओके, इसके बाद 91st अमेंडमेंट 2004 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना वो जो 15% से एक्सीड नहीं करना है, ज्यादा नहीं होने 15% से ना लोकसभा में या स्टेट असेंबली में। ओके, जितना भी लोकसभा में मेंबर्स है ना उससे सिर्फ 15% ही काउंसिल मिनिस्टर में आ सकता है, और स्टेट असेंबली में भी सेम। ओके, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद 1992 में अमेंडमेंट 2004 में बोरो, मैथाली, संथाली, डोगरी ये चीज को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया। 8 शेड्यूल मतलब क्या है, हम लोग के पास 22 लैंग्वेज है। ओके, क्या लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है जिसको कंट्री ने रिकॉग्नाइज करके रखा है। रिकॉग्नाइज मतलब ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज या एक लैंग्वेज बोल सकते हैं उसको, नेशन रिकॉग्नाइज करके रखा है, शेड्यूल 8 में है। ओके, उसमें ऐड किया गया ये बोडो, मैताली, संथाली, डोगरी को। ओके,
इसका बाद 94th अमेंडमेंट में 2006 में जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा ना, वो जो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं तो झारखंड से होना है, ओके, ऐसे बोल के बिल पास किया है, ओके। इसका बाद 97th अमेंडमेंट में 2011 में क्या किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, उसको ऐड किया है। कहाँ पे, आर्टिकल 19(1)(c) में तो था ही। इसके बाद यहाँ में 43rd आर्टिकल 43(b) में डीपीएसपी में भी ऐड किया है। इसका बाद जो पार्ट 9(b) होता है ना, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बिल पास किया है, ओके। तो इसलिए 97 अमेंडमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 99 अमेंडमेंट 2014 में क्या किया है, एनजेक फॉर्म किया है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोल के एनजेक फॉर्म किया था। बाद में जाके उसको 1 साल या 2 साल के बाद उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया कि ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ में कैसे अपॉइंट करेगा, क्योंकि हम लोग जब आर्टिकल 50 देखता है ना, आर्टिकल 50 पढ़ने से हम लोग जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को डिवीजन का बात देखता है कि नहीं। तो अगर अगर हम लोग डिवीजन का बात कर रहे हैं तो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का डिवीजन का बात कर रहे हैं, तो अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिठाएगा तो फिर से बायस करेगा है कि नहीं जज लोग को अपॉइंट करने में। तो इसलिए उसको रिजेक्ट करके फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वही अपॉइंट करता है। आज का डेट में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसका साथ 5 या 4 सीनियर जज होगा। वो लोग जितना भी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, किसको क्या पोस्ट देना है, सब कुछ वो लोग ही देखता है, ओके। अदरवाइज ये फॉर्म किया था लेकिन उसको कैंसिल किया गया, ओके। इसका बाद 100th अमेंडमेंट 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, जो इनक्लेव लोग होता है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर या डेल्टा, ये क्या था, सुंदरबन डेल्टा, ओके, वहां में जितना भी एनक्लेव लोग पर डिस्प्यूट था वो चीज को क्लियरिफाई किया है 100th अमेंडमेंट में, ओके। इसका बाद 101 में जीएसटी गुड सर्विस टैक्सेस, ये इसका अमेंडमेंट बिल पास किया है। इसमें 6 शेड्यूल और 7 शेड्यूल को भी अमेंड किया है, ओके, यहाँ में। इसके बाद 104 अमेंडमेंट 2020, उसमें 104 अमेंडमेंट 2020 में क्या किया है, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो रिजर्व सीट रखता था ना, लोकसभा में 2 सीट रखता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए ना, और स्टेट असेंबली लोग में भी रखता था, वो सब चीज को रिमूव कर दिया, ओके। वो अभी से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्व नहीं होगा, और ओके, स्पेशल लोकसभा और स्टेट असेंबली में। इसके बाद 105 अमेंडमेंट में क्या किया है, 105 अमेंडमेंट 2001 में रेस्टोर किया है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। जितना भी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है ना, वो लोग को पावर रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करने के लिए पावर वापस दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद 106 अमेंडमेंट 2023 में रिजर्व 1/3 of seat for women in Lok Sabha, State Assembly and National Capital Territory Delhi, ओके। 106 अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो। 106 अमेंडमेंट 2003 में रिसेंटली पास किया है। जितना भी लोकसभा और स्टेट असेंबली में जितना भी सीट है ना, दिल्ली को भी मिला के 1/3 सीट जो वुमेन के लिए सीट रिजर्व रहेगा, ओके। ये वुमेन सोसाइटी के लिए एक अच्छा बात है कि 1/3 सीट को ये रिजर्व करेगा, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो जेंडर इक्वलिटी का जो इंडेक्स होता है ना, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये सब रहा अमेंडमेंट, ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ में भी ये सब चीज से ही, ये सब अमेंडमेंट से ही क्वेश्चंस तो आता है। इसका बाद यहाँ में प्रोसीड्यूर क्या क्या चीज में सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्टेट का कॉन्सेंट चाहिए यहाँ पे। इसका बाद यहाँ में प्रोसीड्यूर्स लोग का बारे में बताया था। तो ये रहा अमेंडमेंट के बारे में। होप आप सबको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आने से आप फ्रीली कमेंट में पूछ सकता है, एनी टाइम जवाब देने के लिए रेडी हूँ मैं। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप फॉलो कीजिए, फॉलो नहीं किया है तो लाइक कीजिए वीडियो को। ये सब ऐसा ही वीडियोस लोग लाने के लिए आप सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।